एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हमारा आज का कोड है BPAG 174 और जो टॉपिक है हमारा वो है सतत विकास। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सतत विकास के बारे में जानेंगे और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें लास्ट 5 इयर्स के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चन हैं उन सबको पिक किए गए हैं और ये आपके आने वाले एग्ज़ाम जून एंड दिसंबर उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक के बाद एक क्वेश्चंस को देखते हैं और समझते हैं। तो जिसमें से सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा सतत विकास के सिद्धांतों और विशेषताओं पर चर्चा कीजिए। तो बेसिकली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सतत विकास के जो सिद्धांत है और उसकी जो विशेषताएं हैं उसके बारे में। तो पहले हम जानते हैं कि सतत विकास क्या है। तो सतत विकास वह विकास है जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं से समझौता नहीं करता। इसका मतलब है एक ऐसा विकास जिसमें हम लोग अपनी जो आवश्यकता है, जो हमारी वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकता है उसको तो पूरा कर रहे हैं, साथ ही जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उसकी जो आवश्यकताओं के अनुसार भी हम चीज़ों को बचा रहे हैं अपनी आवश्यकताओं को पूरी करते हुए। अब हम देखते हैं इसके सिद्धांत, जिसमें से इसका पहला सिद्धांत है संसाधनों का संरक्षण। प्राकृतिक संसाधनों का संतुलित और सीमित उपयोग किया जाए। तो इसका सबसे पहला जो हमारा सिद्धांत है वो है संसाधनों का संरक्षण करना, मतलब उसको बचा के रखना। उसके बाद है हमारा अगला सिद्धांत जो है पीढ़ियों के बीच समानता। तो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी संसाधन सुरक्षित रहे। उसके बाद हमारा तीसरा सिद्धांत है पर्यावरण संरक्षण का, जिसमें क्या है हमें प्रदूषण को कम करना है और जैव विविधता की रक्षा करना है। और फिर जो हमारा चौथा सिद्धांत है वो है सामाजिक न्याय का, जिसमें समाज के सभी वर्गों को समान अवसर मिले और सुविधाएं मिले। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट आर्थिक विकास, मतलब विकास ऐसा हो जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना आर्थिक प्रगति करे। तो ये थे हमारे सतत विकास के सिद्धांत। अब हम देखते हैं इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं। तो इसकी जो सबसे पहली विशेषता है वो यह है कि यह एक दीर्घकालिक दृष्टिकोण पर आधारित है, मतलब इसमें हम बहुत ही अपने लॉन्ग टर्म के बारे में सोचते हैं। सेकेंड है इसमें पर्यावरण, समाज और अर्थव्यवस्था के बीच संतुलन बनाया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, जो हमारा पर्यावरण है, हमारा समाज है और हमारा अर्थव्यवस्था, इन तीनों के बीच संतुलन बनाया जाता है। नेक्स्ट, यह प्राकृतिक संसाधनों के पुनः उपयोग और संरक्षण को बढ़ावा देता है। यह क्या करता है, जो भी हमारा प्राकृतिक संसाधन है उसका फिर से उपयोग करने का और उसका संरक्षण करने का बढ़ावा देता है हमें। नेक्स्ट है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों जैसे सौर और पवन ऊर्जा का उपयोग प्रोत्साहित करता है और जीवन स्तर सुधारने के साथ साथ पर्यावरण की रक्षा करता है। तो ये जो सारे ये क्या है सतत विकास की विशेषताएं हैं। तो अतः हम लोग ये कह सकते हैं कि सतत विकास का एक समग्र दृष्टिकोण है जो मानव विकास को बेहतर बनाते हुए प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखता है। अगर हमें एक लाइन में सतत विकास को डिफाइन करना होगा तो हम लिखेंगे कि सतत विकास एक समग्र दृष्टिकोण है जो मानव जीवन को बेहतर बनाते हुए प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखता है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सतत विकास के लिए एकीकृत प्रणालियों, मानव विकास और हरित लेखांकन दृष्टिकोणों की जांच कीजिए। तो बेसिकली इसमें हम लोग पढ़ेंगे सतत विकास के लिए जो एकीकृत प्रणाली है उसके बारे में, मानव विकास के बारे में और हरित लेखांकन के बारे में। तो पहले ये देखते हैं कि सतत विकास एक समग्र प्रक्रिया है जिसमें पर्यावरण, समाज और अर्थव्यवस्था के बीच संतुलन आवश्यक होता है।
इसके लिए विभिन्न दृष्टिकोण है, जिसमें से हमारा जो पहला दृष्टिकोण है वो है एकीकृत प्रणालियाँ या फिर इंटीग्रेटेड सिस्टम। तो इसका अर्थ क्या है, ये है क्या? तो एकीकृत प्रणाली का अर्थ है कि विकास की सभी प्रक्रियाएं जैसे कृषि, उद्योग, ऊर्जा और पर्यावरण आपस में जुड़ी हो। तो एकीकृत प्रणालियों का अर्थ क्या है कि विकास का वो सभी प्रक्रिया जैसे उद्योग, कृषि, ऊर्जा, पर्यावरण, ये सब क्या हो, आपस में जुड़े हुए हो। इससे संसाधनों का बेहतर उपयोग होता है और अपशिष्ट कम होता है। उदाहरण के लिए कृषि में जैविक खाद और जल संरक्षण तकनीकों का उपयोग पर्यावरण को संरक्षित करती है। तो ये एकीकृत प्रणालियाँ क्या है? ये एक ऐसा प्रणाली है, मतलब इसका ये अर्थ है कि विकास की जितनी भी प्रक्रिया है सब आपस में जुड़ी हुई हो, और इससे क्या होता है, संसाधनों का बेहतर उपयोग होता है और जो भी हमारा अपशिष्ट है वो कम होता है। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट मानव विकास। तो ये मानव विकास क्या है? तो मानव विकास का उद्देश्य लोगों के जीवन स्तर को सुधारना है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और समान अवसरों पर जोर दिया जाता है। तो मानव विकास क्या है? तो मानव विकास का उद्देश्य लोगों के जीवन स्तर को सुधारना है, और यह क्या करता है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और समान अवसर पर जोर देता है। जब लोग शिक्षित और जागरूक होते हैं तो वे संसाधनों का जिम्मेदारी से उपयोग करते हैं, जिससे सतत विकास को बढ़ावा मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा हरित लेखांकन या ग्रीन अकाउंटिंग। अब ये है क्या हमारा हरित लेखांकन? तो हरित लेखांकन में आर्थिक विकास के साथ साथ पर्यावरणीय लागत और लाभ का भी आकलन किया जाता है। तो इसमें क्या किया जाता है कि जो हमारा आर्थिक विकास है उसका और उसके साथ जो हमारा पर्यावरणीय लागत है और उसका जो भी लाभ है उसका आकलन किया जाता है। मतलब उसके बारे में एक हिसाब किताब रखा जाता है उसमें। इसमें प्राकृतिक संसाधनों के क्षय और प्रदूषण को ध्यान में रखा जाता है। इससे सरकार और संस्थाएं सही नीतियां बना सकती है। तो हरित लेखांकन क्या है? तो हरित लेखांकन में जो हमारा आर्थिक विकास है, पर्यावरणीय लागत का लाभ है, वो सब का एक रिकॉर्ड रखा जाता है। इससे प्राकृतिक संसाधन का जो हरासमेंट और प्रदूषण को इसमें ध्यान में रख के तब कार्य किया जाता है। इससे सरकार और संस्थाएं सही नीतियां बना सकती है। सो एट द एंड हम लोग कह सकते हैं इन तीनों दृष्टिकोणों का संयुक्त उपयोग सतत विकास को प्रभावी बनाता है, जिससे वर्तमान और भविष्य दोनों का संतुलित विकास संभव होता है। आई होप सभी को अच्छे से समझ आ रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और आप हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहें। आगे हम इससे भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे और समझेंगे। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन के वैश्विक शासन से आप क्या समझते हैं? तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे इसमें कि वैश्विक शासन क्या है। उसके बाद हम देखेंगे कि ये जलवायु परिवर्तन के जो वैश्विक कारण है उससे क्या क्या मतलब आता है, हम लोग क्या अर्थ निकल के आता है। तो जलवायु परिवर्तन का वैश्विक शासन या फिर ग्लोबल क्लाइमेट गवर्नेंस वो प्रक्रिया है जिसके माध्यम से विश्व के देश मिलकर जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने के लिए नीतियां, नियम और सहयोगात्मक उपाय तय करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि एक ग्लोबल लेवल पर जितने भी देश हैं वो सब मिल के जो हमारा जलवायु परिवर्तन है उससे निपटने का, उसको कम करने का जो भी नियम कानून होता है वो तय करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। यह एक अंतर्राष्ट्रीय प्रयास है जिसमें विभिन्न देश, संगठन और संस्थाएं मिलकर ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने, पर्यावरण की रक्षा करने और जलवायु के दुष्प्रभावों को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं। तो ये क्या है? यह एक इंटरनेशनल प्रयास है, कोशिश है, जिसमें बहुत सारा देश या संगठन, जो ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है, सब मिल के
जो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन है उसको कम करने का, उसके बाद जो हमारा इन्वायरमेंट है, पर्यावरण है, उसकी रक्षा करने का, और जो जलवायु का दुष्प्रभाव है उसको नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं सब मिलके। अब हम आगे देखते हैं इसके मुख्य तत्व क्या क्या हैं। तो इसमें से सबसे पहला मुख्य तत्व है इसका अंतर्राष्ट्रीय समझौते। तो पहला इसमें क्या है हमारा अंतर्राष्ट्रीय समझौते, जैसे पेरिस समझौता जिसमें देशों ने उत्सर्जन घटाने का लक्ष्य तय किया गया था। तो एक बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या हुआ था, पेरिस समझौता हुआ था जिसमें जितना भी देश उसमें शामिल हुआ था सब मिलके जो हमारा उत्सर्जन है उसको घटाने का लक्ष्य तय किया था। उसके बाद अगला है हमारा संस्थाएं और संगठन, जैसे यूएन या संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाएं इस प्रक्रिया का नेतृत्व करती है। उसके बाद है हमारा नीतियाँ और कानून, मतलब देशों द्वारा बनाए गए पर्यावरणीय कानून या फिर नीति। अगला है फिर वित्तीय और तकनीकी सहयोग, विकसित देश, विकासशील देश और देश को आर्थिक और तकनीकी सहायता देते हैं। तो ये एक और भी काम करता है कि ये जो है जो हमारे विकसित देश हैं, विकासशील देश, उनको क्या करते हैं आर्थिक और तकनीकी सहायता भी देते हैं। अब हम देखते हैं इसके महत्व क्या क्या हैं। तो इस सबसे पहला है कि जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक समस्या है, इसलिए इसका समाधान भी सामूहिक प्रयास से ही संभव है। जैसा कि ये एक पूरे विश्व का समस्या है, इसलिए इसको कोई एक देश या दो देश मिलके इसका समाधान नहीं निकाल सकता। इसके लिए एक सामूहिक प्रयास जिसमें बहुत सारे देश मिले हुए हों और वो प्रयास कर रहे हो तब जाके इसका कुछ हल निकल के आएगा। उसके बाद यह पृथ्वी के पर्यावरण और मानव जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। और तीसरा यह सतत विकास को बढ़ावा देता है। तो परिणाम स्वरूप ये देख सकते हैं या फिर कह सकते हैं कि जो जलवायु परिवर्तन है यह एक वैश्विक शासन देशों के बीच सहयोग और समन्वय का बहुत ही एक महत्वपूर्ण माध्यम है जो पृथ्वी को सुरक्षित और संतुलित बनाए रखने में सहायक है। तो जलवायु परिवर्तन का वैश्विक शासन जो है वो देशों के बीच सहयोग और समन्वय का एक बहुत ही महत्वपूर्ण माध्यम है जो क्या। नाउ वी हैव आवर सेकंड क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट इज हरित प्रौद्योगिकियों की विशेषताओं और श्रेणियों का वर्णन कीजिए। तो बेसिकली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हरित प्रौद्योगिकी क्या है और उसकी विशेषता और श्रेणी क्या है। तो पहले हम लोग देखते हैं कि ये हरित प्रौद्योगिकी क्या है। तो ये ग्रीन टेक्नोलॉजी ऐसी तकनीक है जो पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचाते हुए संसाधनों का कुशल उपयोग करती है और सतत विकास को बढ़ावा देती है। तो ये हरित प्रौद्योगिकी या ग्रीन टेक्नोलॉजी क्या है, यह एक ऐसी टेक्निक है जो पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचाते हुए, ठीक, उसके बाद जो उसके संसाधन है उसका बहुत ही अच्छे से उपयोग करती है, जो सतत विकास को बढ़ावा देती है, उसके विकास में उसे बहुत आगे तक बढ़ाती है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसकी विशेषताएं। तो पहला विशेषता है इसका कि ये पर्यावरण अनुकूल, यह प्रदूषण को कम करती है और प्रकृति की रक्षा करती है। दूसरा है ऊर्जा दक्षता, कम ऊर्जा में अधिक कार्य करने की क्षमता होती है। नेक्स्ट, नवीकरणीय संसाधनों का उपयोग, जैसे सौर, पवन और जल ऊर्जा का प्रयोग करती है। अपशिष्ट में कमी, कचरे को कम करने और पुनर्चक्रण या फिर रिसाइकल को बढ़ावा देती है। और लास्ट है सतत विकास को समर्थन, वर्तमान समय और भविष्य दोनों की आवश्यकताओं का ध्यान रखती है। तो वो थे उसकी विशेषताएं। अब हम देखते हैं इसकी अलग अलग श्रेणियां क्या हैं, जिसमें से पहला श्रेणी है हमारा नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल विद्युत। उसके बाद है अगला ऊर्जा संरक्षण तकनीक, जैसे एलईडी बल्ब और फिर ऊर्जा कुशल उपकरण आदि, जिससे हमारा कम, मतलब जो भी हमारा ऊर्जा खर्च हो।
उसी तरह जल संरक्षण तकनीक, अपशिष्ट प्रबंधन तकनीक, हरित परिवहन और फिर ऊर्जा बचाने वाले और पर्यावरण। तो हम लोग कह सकते हैं कि हरित प्रौद्योगिकी पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास के बीच संतुलन स्थापित करता है। यह भविष्य को सुरक्षित और स्वच्छ बनाने की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। तो ये हरित प्रौद्योगिकी या फिर ग्रीन टेक्नोलॉजी क्या है? यह पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास के बीच संतुलन स्थापित करता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं आगे और देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सतत विकास पर श्रमिक संघों और निगमों की भूमिका की जांच कीजिए। तो बेसिकली इसमें हम लोग ये जानेंगे कि जो श्रमिक संघ है हमारा, लेबर यूनियन, और जो हमारा कॉरपोरेशंस है, वो दोनों मिल के सतत विकास को कैसे सफल बनाता है, कैसे उसको बढ़ावा देता है। तो सतत विकास को सफल बनाने में श्रमिक संघ और निगम दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ सामाजिक और पर्यावरणीय जिम्मेदारियों को भी प्रभावित करते हैं। तो ये जो है हमारे श्रमिक संघ और निगम दोनों क्या करते हैं, आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ जो हमारे सामाजिक और पर्यावरण जिम्मेदारी है उसको भी प्रभावित करते हैं। अब इसमें से जो हमारा पहला है श्रमिक संघ, उसकी क्या भूमिका है वो देखते हैं। तो उसकी पहली भूमिका ये है कि श्रमिक अधिकारों की रक्षा। तो ये पहला काम ये करता है कि जो श्रमिक है उनके अधिकारों की रक्षा करता है, जैसे उचित वेतन, सुरक्षित कार्यस्थल और स्वास्थ्य सुविधाओं की मांग। और दूसरा पॉइंट है हमारा जागरूकता बढ़ाना। श्रमिकों को पर्यावरण संरक्षण और सतत प्रथाओं के बारे में शिक्षित करते हैं ये। और फिर जो तीसरा भूमिका है वो है हरित नीतियों का समर्थन। पर्यावरण अनुकूल उत्पादन और कार्यप्रणालियों के लिए दबाव बनाते हैं, सामाजिक न्याय, समानता और श्रमिक कल्याण को बढ़ावा देते हैं। तो ये हमने देखा श्रमिक संघ की भूमिका। अब हम आगे देखते हैं निगम की भूमिका। तो पहला है इसका हरित उत्पादन। पर्यावरण अनुकूल तकनीकों और संसाधनों का उपयोग करते हैं और कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण में योगदान देते हैं। प्रदूषण नियंत्रित करते हैं, अपशिष्ट प्रबंधन और उत्सर्जन में कमी लाने का उपाय बनाते हैं। नवाचार या इनोवेशन, नई हरित तकनीकों का विकास करते हैं। तो परिणाम स्वरूप हम लोग ये कह सकते हैं कि श्रमिक संघ और निगम दोनों मिलकर सतत विकास को मजबूत आधार प्रदान करते हैं, जहां श्रमिक संघ सामाजिक और श्रमिक हितों की रक्षा करते हैं, वहीं निगम आर्थिक विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण को सुनिश्चित करते हैं। तो पहला जो है ये दोनों मिलके सतत विकास को बहुत ही एक मजबूत बेस प्रदान करता है, जिसमें जो श्रमिक संघ है वो सामाजिक और श्रमिक हितों की रक्षा करता है, मतलब हमारे समाज की और जो हमारे लेबर्स हैं उनका रक्षा करता है। वहीं जो निगम है वो आर्थिक विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण को सुनिश्चित करता है। तो इनके सहयोग से ही संतुलित और टिकाऊ विकास संभव है। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सामान्य लेकिन विभेदित जिम्मेदारियों के सिद्धांतों पर चर्चा कीजिए। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, सामान्य लेकिन विभेदित जिम्मेदारी के सिद्धांत। तो ये सिद्धांत क्या है पहले हम लोग वो जानते हैं, उसके बाद हम लोग जानेंगे कि क्या कह रहा है या फिर इसका मतलब क्या है। सामान्य लेकिन विभेदित जिम्मेदारियाँ, इसका सिद्धांत जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण से जुड़ा एक महत्वपूर्ण विचार है। तो बेसिकली ये किससे जुड़ा हुआ है, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण से। इसके अनुसार सभी देशों की जिम्मेदारी समान है कि वे पर्यावरण की रक्षा करें, लेकिन उनकी क्षमता, संसाधन और ऐतिहासिक योगदान के आधार पर उनकी जिम्मेदारियां अलग अलग होती है। तो इसका मतलब है कि इसमें क्या है, जितने भी देश हैं वो सबका एक इक्वल
एक समान है, ठीक। और सबका क्या करना है, पर्यावरण की रक्षा करना है। लेकिन उनका जो कैपेसिटी है, उनका जो भी संसाधन है और जो उनका ऐतिहासिक योगदान है, उसके आधार पर उनकी जो जिम्मेदारियां हैं वो अलग अलग होती है। क्योंकि सब एक समान नहीं हो सकता, सबकी जिम्मेदारी एक जैसे हो सकती है, बट उन कभी कभी ऐसा होता है कि सबका कैपेसिटी सेम नहीं होता है। तो ये सिद्धांत क्या है, सामान्य लेकिन विभेदित जिम्मेदारियाँ। तो ये सिद्धांत जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण से जुड़ा हुआ है, ठीक। और इसके अनुसार सब देश का जिम्मेदारी समान है कि वो मतलब अपने पर्यावरण की रक्षा करें, लेकिन उनका जो कैपेसिटी वगैरह है उसके आधार पर उनकी जो जिम्मेदारी है उनको अलग अलग करना पड़ता है या देना पड़ता है। आगे देखते हैं हम इनके जो मेन पॉइंट्स है। तो इसमें से पहला है सामान्य जिम्मेदारी, मतलब सभी देशों को पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन से निपटने में योगदान देना चाहिए। तो ये पहला जिम्मेदारी सभी देशों का होता है कि वो सब मिल के उन्हें योगदान करना चाहिए ताकि हम पर्यावरण संरक्षण कर सकें और जो हमारा जलवायु परिवर्तन है उससे लड़ सके। नेक्स्ट है विभेदित जिम्मेदारी। विकसित देशों ने ऐतिहासिक रूप से अधिक प्रदूषण फैलाया है, इसलिए उनकी जिम्मेदारी अधिक होती है। तो इसमें जो सेकंड है हमारा विभेदित जिम्मेदारी, तो इसमें कह रहा है जो विकसित देश है वो ऐतिहासिक रूप से बहुत अधिक मतलब प्रदूषण फैला दिया है, तो उनका ज़्यादा जिम्मेदारी होता है कि वो उस चीज़ पर ज़्यादा काम करे। नेक्स्ट है हमारा विकासशील देशों की स्थिति, मतलब उन्हें आर्थिक विकास के लिए कुछ छूट और सहायता दी जाए। मतलब अगर कोई देश अभी पूरा तरह से विकसित नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं उसके पास उतना कैपेसिटी नहीं है कि वो उतना सहयोग दे पाए, इसलिए उनको जो है आर्थिक विकास के लिए थोड़ा सा छूट और सहायता भी दिया जाता है इसमें। फिर नेक्स्ट है हमारा वित्तीय और तकनीकी सहायता। तो इसमें विकसित देश विकासशील देशों को धन और तकनीक प्रदान करते हैं। इसमें क्या होता है, जो देश पहले ही ग्रो कर चुका है वो क्या करता है कि जो अभी ग्रो कर ही रहा है, अभी पूरा तरह से उस देश का ग्रोथ नहीं हुआ, तो जो भी विकसित देश है वो विकासशील देशों को धन और तकनीक प्रदान करते हैं कि तुम भी अपना विकास करो। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस सिद्धांत के महत्व क्या क्या है। तो इस सिद्धांत का जो पहला महत्व है वो ये है कि यह सिद्धांत वैश्विक न्याय और समानता को बढ़ावा देता है। तो ये क्या करता है, ग्लोबल लेवल पर जो भी न्याय समानता है उसको बढ़ावा देता है। और अगला है विकासशील देशों को विकास के अवसर देता है, मतलब जो देश अभी ग्रो कर ही रहा है धीरे धीरे उनको और भी ज़्यादा अवसर देता है, मौका देता है उन्हें विकास करने के लिए। नेक्स्ट है जलवायु परिवर्तन के समाधान में सहयोग और संतुलन सुनिश्चित करता है। तो एट द एंड हम लोग देख सकते हैं कि ये जो सिद्धांत है हमारा ये सुनिश्चित करता है कि सभी देश मिलकर पर्यावरण संरक्षण में भाग ले, लेकिन उनकी जिम्मेदारियां उनकी क्षमता और परिस्थिति के अनुसार निर्धारित हो। तो ये जो सिद्धांत है वो ये सुनिश्चित करता है कि जितने भी देश है वो सब मिलकर पर्यावरण का संरक्षण में भाग ले, लेकिन उनका जो जिम्मेदारी होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, उनका कैपेसिटी और सिचुएशन के अकॉर्डिंग निर्धारित होगा। और यह सतत विकास के लिए एक नया। अब है हमारा अगला क्वेश्चन जो कह रहा है सतत विकास के अर्थ और स्वरूप पर चर्चा कीजिए। तो बेसिकली इसमें हम लोग पहले इसके जो सतत विकास है उसका अर्थ जानेंगे कि इसका मतलब क्या है और इसके क्या क्या स्वरूप हैं उनको देखेंगे। वैसे तो हमने पहले भी सतत विकास के बारे में जाना, बट फिर से एक बार देखते हैं। सतत विकास वह विकास है जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं से समझौता नहीं करता। ठीक, ये तो हमने पहले भी जाना। इसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक प्रगति, सामाजिक समानता और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाए रखना है। यह विकास प्राकृतिक संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग पर आधारित है। तो इतना तो हमने पहले ही देखा था। अब जो इसके स्वरूप है, नेचर है, फॉर्म्स हैं, उनको हम लोग देखते हैं। तो सतत विकास के स्वरूप बहुआयामी होते हैं, जिनमें से कुछ यहाँ पे हमारा दिया हुआ है। पहला क्या है हमारा आर्थिक स्वरूप,
जिसमें संसाधनों का कुशल उपयोग कर दीर्घकालिक आर्थिक विकास सुनिश्चित करना। नेक्स्ट, सामाजिक स्वरूप, समाज के सभी वर्गों को समान अवसर, शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय प्रदान करना। पर्यावरणीय स्वरूप, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण और जैव विविधता की रक्षा करना। और प्रौद्योगिक स्वरूप, पर्यावरण अनुकूल तकनीकों जैसे हमारा ग्रीन टेक्नोलॉजी है उनका उपयोग। नैतिक स्वरूप, वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के प्रति जिम्मेदारी का भाव। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि सतत विकास एक समग्र दृष्टिकोण है जो मानव और प्रकृति के बीच संतुलन स्थापित करता है। यह केवल आर्थिक वृद्धि तक सीमित नहीं है बल्कि सामाजिक न्याय और पर्यावरण संरक्षण को भी समान महत्व देता है, जिससे दीर्घकालिक और संतुलित विकास संभव हो सके। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, वर्तमान में सतत विकास के सामाजिक आयाम पर पर्याप्त ध्यान दिया गया, टिप्पणी लिखी। मतलब यहाँ एक लाइन लिखा है कि वर्तमान में सतत विकास के सामाजिक आयाम पर पर्याप्त ध्यान दिया गया। तो ये कैसे और क्यों, इसको हम लोग देखते हैं। तो सतत विकास के 3 प्रमुख आयाम हैं, आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक। इसके कितने आयाम हैं? बेसिकली 3 है, आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक। सबसे पहले जहाँ मुख्यतः आर्थिक विकास और औद्योगिकरण पर था, वहीं वर्तमान समय में सामाजिक आयाम को भी समान महत्व दिया जाने लगा। तो पहले क्या होता था, पहले इसका जो ध्यान है आर्थिक विकास और औद्योगिकरण पर था, लेकिन अभी के टाइम पे जो है ये हमारा जो सामाजिक आयाम, समानता है, तो उस पे भी अब ये ध्यान देता है, इसको महत्व दिया जाने लगा। सामाजिक आयाम का संबंध समानता, न्याय, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और मानव अधिकारों से है। उसके बाद जो हमारा सामाजिक आयाम है, जो लास्ट में अभी जो जोड़ा गया, तो इसका जो है रिलेशन समानता, न्याय, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और मानव अधिकार से। आज सरकारें और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं गरीबी उन्मूलन, लैंगिक समानता, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं पर विशेष ध्यान दे रही है। जैसे विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से वंचित वर्गों को मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि यह कहना पूरी तरह सही नहीं होगा कि पर्याप्त धन दिया जा चुका है, क्योंकि अभी भी कोई क्षेत्र में असमानता, बेरोजगारी और गरीबी जैसा समस्या मौजूद है। तो एट द एंड हम लोग कह सकते हैं, वर्तमान में सतत विकास के सामाजिक आयाम पर पहले की तुलना में अधिक ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन इसको और भी सुदृढ़ करने की आवश्यकता है ताकि वास्तविक और समावेशी विकास सुनिश्चित हो सके। मतलब ये अभी तो इस पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन इसमें और भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करने का नीड है हम लोग को। अगला क्वेश्चन है अब हमारा, सतत विकास के यथास्थिति, सामुदायिक और औद्योगिक दृष्टिकोणों की चर्चा कीजिए। तो इसमें हम जानेंगे 3 चीज़, जिसमें से सबसे पहला होगा हमारा जो यथास्थिति है, यथास्थिति दृष्टिकोण, सामुदायिक दृष्टिकोण और औद्योगिक दृष्टिकोण। सतत विकास को समझने के लिए विभिन्न दृष्टिकोण अपनाए जाते हैं, जिनमें यथास्थिति, सामुदायिक और औद्योगिक दृष्टिकोण प्रमुख है। तो पहले हम अपना जो हमारा पहला दृष्टिकोण है यथास्थिति, इसके बारे में हम देखते हैं। इस दृष्टिकोण में वर्तमान आर्थिक और औद्योगिक व्यवस्था को बनाए रखते हुए सीमित सुधारों पर जोर दिया जाता है। तो इसमें क्या किया जाता है, जो हमारा आर्थिक और औद्योगिक व्यवस्था है उसको बनाए रखते हुए जो हमारा सीमित सुधार है उन पर जोर दिया जाता है। इसमें पर्यावरणीय समस्या को कम करने के लिए तकनीकी सुधार और नीतिगत बदलाव किए जाते हैं, लेकिन मूल विकास मॉडल में बड़ा परिवर्तन नहीं होता। यह व्यवहारिक तो है परंतु दीर्घकाल में सीमित प्रभावी माना जाता है। मतलब ये वर्क तो कर रहा है लेकिन एक लॉन्ग टर्म के लिए ये नहीं हो रहा। उसके बाद है हमारा सामुदायिक दृष्टिकोण। तो जो सामुदायिक दृष्टिकोण है इसमें स्थानीय समुदायों की भागीदारी और
पारंपरिक ज्ञान को महत्व दिया जाता है। संसाधनों का प्रबंधन स्थानीय स्तर पर किया जाता है जिससे लोगों की आवश्यकताओं के अनुसार विकास संभव हो सके। तो इसमें क्या किया जाता है, इसमें समुदायों की भागीदारी और पारंपरिक ज्ञान को महत्व दिया जाता है। यह दृष्टिकोण सामाजिक समानता, पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय सशक्तिकरण को बढ़ावा देता है। तो हमारा जो सामुदायिक दृष्टिकोण है ये क्या करता है, हमारे सामाजिक समानता, पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय सशक्तिकरण को बढ़ावा देता है। उसके बाद जो हमारा तीसरा है औद्योगिक दृष्टिकोण। तो यह दृष्टिकोण उद्योगों के माध्यम से आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है, लेकिन साथ ही पर्यावरण अनुकूल तकनीकों को और हरित उत्पादन पर जोर देता है। तो ये दृष्टिकोण क्या करता है, उद्योगों के माध्यम से जो हमारा आर्थिक विकास है उसको बढ़ावा देता है, साथ ही पर्यावरण अनुकूल तकनीक और जो हरित उत्पादन है उस पर जोर देता है। इसमें प्रदूषण नियंत्रण, ऊर्जा दक्षता और नवाचार का विशेष महत्व होता है। तो हम लोग ये कह सकते हैं इन तीनों दृष्टिकोणों का संतुलित समन्वय आवश्यक है, जहां यथास्थिति दृष्टिकोण स्थिरता देता है, वहीं सामुदायिक दृष्टिकोण समावेशिता और औद्योगिक दृष्टिकोण आर्थिक प्रगति सुनिश्चित करता है, जिससे सतत विकास को प्रभावी बनाया जा सकता है। तो ये तीनों जो है एक समन्वय के लिए, संतुलित समन्वय के लिए आवश्यक है, जिसमें जो हमारा यथास्थिति दृष्टिकोण है ये क्या करता है, यह स्थिरता देता है। वहीं जो हमारा सामुदायिक दृष्टिकोण है ये समावेशिता, और फिर जो हमारा औद्योगिक दृष्टिकोण है वो आर्थिक प्रगति को सुनिश्चित करता है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, सतत विकास में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की भूमिका की जांच कीजिए। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि सतत विकास के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होता है उसके बारे में। तो सतत विकास को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये सम्मेलन विभिन्न देशों को एक मंच पर लाकर पर्यावरण संरक्षण, आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय से जुड़े मुद्दों पर विचार विमर्श और सहयोग का अवसर प्रदान करते हैं। तो ये जो सम्मेलन है ये क्या करता है, जितने भी देश हैं वो सबको एक जगह लाकर पर्यावरण संरक्षण, आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय से जो भी जुड़े हुए मुद्दा हैं उस पर विचार करता है और सहयोग का अवसर देता है सबको। अब हम इसकी भूमिकाओं को देखते हैं, जिसमें से पहला है नीतियों का निर्माण। मतलब कि इस सम्मेलन में वैश्विक स्तर पर नीति या फिर और जो हमारा दिशा निर्देश है वो तय किया जाता है। मतलब नया नया नियम कानून और जो भी दिशा निर्देश है वो बनाया जाता है। और नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। विभिन्न देश आपसी सहयोग और साझेदारी को मजबूत करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मतलब जो भी जितने भी देश उसमें शामिल है वो एक दूसरे का सहयोग करते हैं और सभी चीज़ें को बहुत अच्छे से हैंडल करते हैं। फिर ये जागरूकता बढ़ाना, लक्ष्य निर्धारण करना और वित्तीय और तकनीकी सहायता देना। तो ये सारे जो है ये है इनकी भूमिकाएं, मुख्य भूमिकाएं। अब हम एक उदाहरण देखते हैं इसका, जिसमें से पहला उदाहरण है हमारा 1992 का पृथ्वी सम्मेलन। सतत विकास की अवधारणा को वैश्विक पहचान मिला। तो 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ जिसमें सतत विकास की अवधारणा को एक वैश्विक पहचान मिला। उसके बाद दूसरा हुआ हमारा पेरिस समझौता। इसमें जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। तो 2015 में क्या हुआ, हमारा पेरिस समझौता हुआ और इसी में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए जो भी सॉल्यूशन है उनके बारे में विचार किया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन सतत विकास के लिए दिशा, सहयोग और समाधान प्रदान करते हैं। इनके माध्यम से वैश्विक स्तर पर समन्वित प्रयास संभव होते हैं, जिससे पर्यावरण संरक्षण और मानव कल्याण को बढ़ावा मिलता है। अब है अगला क्वेश्चन, सतत विकास की अवधारणा और विकास का वर्णन कीजिए। तो जैसा कि हमने पहले ही सतत विकास के बारे में जाना, इसमें बस अभी हम जानेंगे इसका विकास के बारे में कि इसका विकास कैसे हुआ।
तो सतत विकास की अवधारणा समय के साथ विकसित हुई। प्रारंभ में विकास का मुख्य लक्ष्य केवल आर्थिक वृद्धि था, लेकिन इसके दुष्प्रभाव जैसे प्रदूषण, संसाधनों का क्षय और सामाजिक असमानता सामने आने लगा। तो जब स्टार्टिंग के टाइम जो इसका लक्ष्य था वो था बस आर्थिक वृद्धि का, लेकिन इससे क्या हुआ, इसके दुष्प्रभाव दिखने लगे, जैसे प्रदूषण बढ़ने लगा, संसाधनों का ज़्यादा यूज़ होने लगा और सामाजिक असमानता बढ़ने लगा। 1970 के दशक में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ी। उसके बाद फिर क्या किया गया, 1970 में इसके प्रति जागरूकता को बढ़ाया गया। 1987 में ब्रटलैंड रिपोर्ट ने सतत विकास की स्पष्ट परिभाषा दी। फिर कब 1987 में जो हमारा ब्रटलैंड रिपोर्ट आया, वो फिर जो सतत विकास का एक स्पष्ट परिभाषा होता है, परफेक्ट चीज़, फिर उसने वो चीज़ बताया। फिर 1992 का रियो सम्मेलन इस अवधारणा को वैश्विक स्तर पर स्थापित करने में महत्वपूर्ण रहा और बाद में पेरिस समझौता और सतत विकास लक्ष्य जैसे प्रयासों ने इसे और भी मजबूत किया। तो आज सतत विकास एक वैश्विक नीति का हिस्सा बन चुका है, जिसमें सभी देश पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक न्याय और आर्थिक प्रगति को साथ लेकर चलने का प्रयास कर रहे हैं। तो निष्कर्ष हम देख सकते हैं कि सतत विकास एक गतिशील और समग्र अवधारणा है जो समय के साथ विकसित हुआ और आज मानव। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, सतत विकास में गैर सरकारी संगठन की भूमिका पर चर्चा कीजिए। इसमें हम जानेंगे कि जो सतत विकास है उसमें जो हमारा NGOs है उसका क्या भूमिका है। तो सतत विकास को बढ़ावा देने में गैर सरकारी संगठन या फिर जिसे हम NGOs बोलते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये संगठन सरकार और समाज के बीच सेतु का कार्य करते हैं तथा पर्यावरण, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में सकारात्मक परिवर्तन लाते हैं। तो ये जो NGOs है ये क्या करते हैं, सरकार और समाज के बीच एक सेतु का कार्य करते हैं और पर्यावरण, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन लाते हैं। अब हम देखते हैं इसकी मुख्य भूमिकाएं, जिसमें से है पहला, जागरूकता फैलाना। NGOs लोगों को पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन और संसाधनों के सही उपयोग के बारे में जागरूक करते हैं। सामुदायिक भागीदारी, स्थानीय समुदायों को विकास प्रक्रिया में शामिल करते हैं और उन्हें सशक्त बनाते हैं। पर्यावरण संरक्षण में भाग लेते हैं, जैसे वृक्षारोपण, जल संरक्षण और जैव विविधता की रक्षा। नीतिगत प्रभाव, सरकार की नीतियों को प्रभावित करते हैं और बेहतर नीतियों के लिए सुझाव देते हैं। सामाजिक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और गरीबी उन्मूलन में योगदान देते हैं। और फिर संसाधन प्रबंधन, मतलब प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग के लिए योजना बनाते हैं और उसको लागू करते हैं। अब इसके महत्व क्या क्या हैं, तो इसका पहला महत्व ये है कि ये ज़मीनी स्तर पर कार्य करते हैं, जिससे वास्तविक समस्याओं की पहचान और समाधान संभव होता है। तो ये जो है ये बहुत ही डाउन टू अर्थ है, जो वास्तविक समस्या का पहचान करता है, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, उसका सॉल्यूशन क्या है, उनके बारे में ये बताता है। ये पारदर्शी और जवाबदेही को बढ़ावा देते हैं। ये क्या करते हैं, ट्रांसपेरेंसी और जो जवाबदेही है उसको बहुत ही बढ़ावा देते हैं। गैर सरकारी संगठन सतत विकास के महत्वपूर्ण घटक है। इनके प्रयासों से समाज में जागरूकता, सहभागिता और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलता है, जिससे संतुलित और टिकाऊ विकास संभव होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, सतत विकास के आर्थिक घटकों का वर्णन कीजिए। तो इसमें हम सतत विकास के जो आर्थिक घटक हैं उनके बारे में देखेंगे। सतत विकास में आर्थिक घटक का उद्देश्य ऐसा विकास सुनिश्चित करना है जो दीर्घकाल तक टिकाऊ हो और संसाधनों का संतुलित उपयोग करे। इसके मुख्य घटक निम्नलिखित है, जिसमें से इसका पहला है संसाधनों का कुशल उपयोग।
मतलब प्राकृतिक संसाधन जैसे जल, भूमि, खनिज आदि का विवेकपूर्ण और सीमित उपयोग किया जाता है ताकि उनका क्षय ना हो। दूसरा है सतत आर्थिक वृद्धि। ऐसी आर्थिक प्रगति जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना निरंतर बनी रहे, इसमें हरित तकनीकों का उपयोग शामिल है। नेक्स्ट है रोजगार सृजन। लोगों के लिए स्थायी और सम्मानजनक रोजगार के अवसर पैदा करना जिससे जीवन स्तर सुधरे। गरीबी उन्मूलन, आर्थिक समानता को कम करना और गरीब वर्ग को मुख्य धारा में लाना सतत विकास का महत्वपूर्ण लक्ष्य है। और नेक्स्ट है निवेश और नवाचार। हरित प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा और पर्यावरण अनुकूल उद्योग में निवेश को बढ़ावा देना। और फिर लास्ट है हमारा उत्पादन और उपभोग का संतुलन। अत्यधिक उपभोग को नियंत्रित कर जिम्मेदार उपभोग को बढ़ावा देना। तो निष्कर्षतः हम लोग कह सकते हैं सतत विकास के आर्थिक घटक न केवल विकास को बढ़ाते हैं बल्कि सुनिश्चित करते हैं कि जो विकास है लंबे समय तक टिकाऊ और संतुलित बना रहे, जिससे पर्यावरण और समाज दोनों सुरक्षित रहे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अब सतत विकास के औद्योगिक क्षेत्र दृष्टिकोण की व्याख्या कीजिए तथा सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के तरीके सुझाइए। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सतत विकास के औद्योगिक क्षेत्र क्या हैं और उसके बाद सतत विकास का जो लक्ष्य है वो कैसे हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, उसके तरीके क्या क्या हैं। तो सतत विकास में औद्योगिक दृष्टिकोण का अर्थ है कि उद्योग के माध्यम से आर्थिक विकास किया जाए लेकिन पर्यावरण और समाज पर उसका नकारात्मक प्रभाव को कम रखा जाए। तो सतत विकास में जो औद्योगिक दृष्टिकोण है उसका ये अर्थ है कि जो उद्योग है, उद्योग के माध्यम से आर्थिक विकास किया जाए लेकिन उससे पर्यावरण और समाज पर नकारात्मक प्रभाव जो पड़ता है उसको कम किया जाए उसको। और इसमें हरित प्रौद्योगिकी, ऊर्जा दक्षता और स्वच्छ उत्पादन प्रक्रियाओं पर जोर दिया जाता है। उद्योगों में कम प्रदूषण वाली तकनीकों का उपयोग, ऊर्जा और संसाधन की बचत, अपशिष्ट प्रबंधन और रिसाइकलिंग, कार्बन उत्सर्जन में कमी, कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के माध्यम से समाज कल्याण। तो यह दृष्टिकोण जो है कम संसाधनों में अधिक उत्पादन और पर्यावरण अनुकूल औद्योगिकरण पर आधारित है। तो जो हमारा औद्योगिक दृष्टिकोण है वो किस पे आधारित है? कम संसाधन में अधिक उत्पादन और पर्यावरण अनुकूल औद्योगिकरण पर आधारित है। अब हम देखते हैं सतत विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के तरीके, जिसमें से पहला है नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग। मतलब जो हमारा सोलर पावर है, पवन, ये सब जो हमारा सोर्स है इसको हम लोग को बढ़ावा देना चाहिए। हरित तकनीकों को अपनाया चाहिए, संसाधनों का संरक्षण करना चाहिए, शिक्षा और जागरूकता बढ़ाना चाहिए। उसके बाद नीतियों का प्रभावी क्रियान्वयन, मतलब सरकार द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करना चाहिए। और सार्वजनिक निजी भागीदारी, सरकार और निजी क्षेत्र का सहयोग होना चाहिए। और फिर सामाजिक समानता पर ध्यान देना चाहिए। तुम लोग कह सकते हैं औद्योगिक दृष्टिकोण के माध्यम से सतत विकास को बढ़ावा दिया जा सकता है यदि उद्योग पर्यावरण अनुकूल और जिम्मेदार तरीके अपनाएं। उचित नीतियों और सामूहिक प्रयासों से सतत विकास लक्ष्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त किया जा सकता है। अब नेक्स्ट है सतत विकास में शिक्षा की भूमिका। तो हमारा क्वेश्चन कह रहा है सतत विकास में शिक्षा की भूमिका का परीक्षण कीजिए। तो बेसिकली इसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि सतत विकास में शिक्षा की क्या क्या भूमिका है। सतत विकास को सफल बनाने में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शिक्षा न केवल ज्ञान प्रदान करती है बल्कि लोगों में जागरूकता, जिम्मेदारी और सकारात्मक व्यवहार भी विकसित करती है। अब हम इसका भूमिका देखते हैं, जिसमें से पहला है जागरूकता बढ़ाना। शिक्षा लोगों को पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन और संसाधनों के सही उपयोग के प्रति जागरूक बनाती है। नेक्स्ट, मूल्यांकन एवं दृष्टिकोण का विकास। तो शिक्षा के माध्यम से पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता और जिम्मेदारी की भावना विकसित होती है।
तो इससे क्या होता है, शिक्षा के माध्यम से पर्यावरण के प्रति जो हमारा संवेदनशीलता और जो भी हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका भावना विकसित होता है। कौशल विकास हरित तकनीकों और सतत प्रथाओं को अपनाने के लिए आवश्यक कौशल प्रदान करती है। सामाजिक समानता शिक्षा समाज में समान अवसर प्रदान कर गरीबी और असमानता को कम करने में सहायक होती है। निर्णय क्षमता का विकास तो शिक्षित व्यक्ति संसाधनों के उपयोग और पर्यावरण संरक्षण के बारे में सही निर्णय ले सकता है। तो मतलब जो भी व्यक्ति शिक्षित है, पढ़ा लिखा है, तो वो संसाधन का सही उपयोग कैसे करना चाहिए, पर्यावरण को कैसे बचाना चाहिए, तो इस सब को लेके बहुत ही सही डिसीजन ले सकता है। फिर नवाचार को बढ़ावा मतलब शिक्षा की नई तकनीकों और समाधान विकसित करने में मदद करती है। अब आगे देखते हैं इसके महत्व क्या क्या है। तो शिक्षा सतत विकास के सभी आयामों आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण को मजबूत करती है। तो जो शिक्षा है वो सतत विकास के जो आयाम है आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण, ये तीनों को मजबूत करता है। यह भावी पीढ़ी को जिम्मेदार नागरिक बनाती है। तो हम लोग कह सकते हैं सतत विकास के लिए शिक्षा एक आधारभूत तत्व है। इसके बिना न तो जागरूकता संभव है और न ही संसाधनों का सही उपयोग। इसलिए शिक्षा के माध्यम से ही सतत और संतुलित विकास को सुनिश्चित किया जा सकता है। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं तो सतत विकास की ओर नवाचार नीतियों की परिकल्पना की जा सकती है। इस पर टिप्पणी लिखना है। तो यहाँ पे एक लाइन लिखा है कि सतत विकास की ओर नवाचार नीतियों की परिकल्पना की जा सकती है। तो कैसे और क्यों? तो वर्तमान समय में सतत विकास की चुनौतियाँ जैसे जलवायु परिवर्तन, संसाधनों का क्षय और प्रदूषण पारंपरिक नीतियों से पूरी तरह हल नहीं हो पा रहा है। ऐसे में नवाचार नीतियाँ, इनोवेशन पॉलिसीज सतत विकास की दिशा में महत्वपूर्ण साधन बनकर उभरी है। तो हमारा जो भी सतत विकास के लिए जो चुनौती आ रहा है, जलवायु, संसाधन और प्रदूषण, तो ये सब जो है हमारा कोई पारंपरिक नीति से इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकल पा रहा है काफ़ी हद तक। तो इसलिए हम लोग को एक इनोवेशन पॉलिसीज अपनाना चाहिए जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साधन बनकर उभरा है इन जो चुनौतियाँ इनको ख़त्म करने के लिए। नवाचार नीतियों का उद्देश्य नई तकनीकों, विचारों और प्रक्रियाओं को बढ़ावा देना है जिससे संसाधनों का अधिक कुशल उपयोग हो सके और पर्यावरणीय नुकसान कम हो सके। तो ये जो नवाचार नीति है इसका उद्देश्य जो भी नई तकनीक, विचार, प्रक्रिया उनको बढ़ावा देना है जिसमें क्या होता है, संसाधन का अधिक कुशल उपयोग होता है और पर्यावरणीय नुकसान कम होता है। एग्जाम्पल के लिए हरित प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा और स्वच्छ उत्पादन तकनीक को बढ़ावा देना नवाचार नीति का हिस्सा है। नवाचार नीतियाँ केवल तकनीकी क्षेत्र तक सीमित नहीं है बल्कि सामाजिक और संस्थागत नवाचार जैसे डिजिटल शिक्षा, स्मार्ट शहर और सतत कृषि को भी शामिल करती है। हालांकि इन नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए उचित योजना, वित्तीय संसाधन और जन भागीदारी आवश्यक है। तो नवाचार नीतियाँ सतत विकास की दिशा में एक प्रभावी माध्यम है। इनके माध्यम से पर्यावरण संरक्षण, आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण के बीच संतुलन स्थापित किया जा सकता है जिससे एक टिकाऊ भविष्य का निर्माण हो सके। तो नवाचार नीतियों के माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, पर्यावरण संरक्षण, आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण के बीच संतुलन स्थापित कर सकते हैं जो टिकाऊ भविष्य का निर्माण। अब है हमारा अगला जिसमें हमें कुछ टॉपिक्स दिए हैं और उनके बारे में हमें टिप्पणी लिखना है, उनके बारे में लिखना है लगभग 200 वर्ड्स में। ठीक, तो हम चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एक टॉपिक्स को देखते हैं और बहुत ही क्लियर वर्जन में उसका आंसर देखते हैं ताकि बाद में आप अपने अकॉर्डिंग भी उसे लिख पाओ। सबसे पहला है हमारा वैश्विक सामूहिक धरोहर। तो ये क्या है, पहले इसको जानते हैं। तो वैश्विक सामूहिक धरोहर उन प्राकृतिक संसाधनों को कहा जाता है जो किसी एक देश के अधिकार में नहीं होते बल्कि
पूरी मानवता के लिए साझा होते हैं। तो वैश्विक सामूहिक धरोहर क्या है? ये एक प्राकृतिक संसाधन है जिसका अधिकार बस कोई एक देश में नहीं होता बल्कि सभी के लिए होता है, जैसे वायुमंडल, महासागर, अंटार्कटिका और बाह्य अंतरिक्ष। इनका संरक्षण सभी देशों की सामूहिक जिम्मेदारी है। इन संसाधनों का अतिदोहन, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन इनके अस्तित्व के लिए खतरा बन रहे हैं। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, निगम और समझौते आवश्यक है ताकि इनका सतत उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। वैश्विक सामूहिक धरोहर मानव जीवन और पृथ्वी के संतुलन के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो ये जो हमारा वैश्विक सामूहिक धरोहर है, ये ऐसा प्राकृतिक संसाधन है जिसका अधिकार कोई एक देश या एक आदमी के पास नहीं होता, मतलब सबके पास होता है, जैसे वायुमंडल, महासागर, अंटार्कटिका, ये सारी चीज़ें। तो इनको भी बचाने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमारा है, क्योंकि जो हमारे वजह से प्रदूषण हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा संसाधन का यूज़ कर रहे हैं, तो इससे ये सब चीज़ पे खतरा आ सकता है। इसलिए इसके लिए हम लोग को बहुत ही सहयोग करना पड़ेगा, नियम कानून बनाना पड़ेगा और इस पे एक्शन लेना पड़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पर्यावरणीय न्याय। अब पर्यावरणीय न्याय का क्या अर्थ है? तो पर्यावरणीय न्याय का अर्थ कि सभी लोगों को स्वच्छ और सुरक्षित पर्यावरण का समान अधिकार मिले, चाहे उनकी सामाजिक या आर्थिक स्थिति कुछ भी हो। तो पर्यावरणीय न्याय का मतलब क्या है कि जितने भी लोग हैं सबको स्वच्छ और सुरक्षित पर्यावरण का समान अधिकार मिले, चाहे उनका जो सामाजिक स्थिति, जो आर्थिक स्थिति वो कुछ भी हो। यह सुनिश्चित करता है कि किसी विशेष वर्ग, समुदाय या क्षेत्र पर प्रदूषण और पर्यावरणीय नुकसान का अधिक बोझ न पड़े। अक्सर गरीब और कमज़ोर वर्ग पर्यावरणीय समस्याओं से अधिक प्रभावित होते हैं। पर्यावरणीय न्याय उनके अधिकारों की रक्षा करता है और समान अवसर प्रदान करता है। इसमें जन भागीदारी, पारदर्शिता और न्यायपूर्ण नीतियों पर जोर दिया जाता है ताकि सभी के लिए संतुलित और सुरक्षित पर्यावरण सुनिश्चित किया जा सके। तो ये हमने किसके बारे में जाना? पर्यावरणीय न्याय के बारे में। अब है हमारा अगला टॉपिक सतत विकास लक्ष्य 1। कोई गरीब नहीं, गरीबी को हर जगह और उसके सभी स्वरूपों में समाप्त होना है। इसका अर्थ क्या है? मतलब ये क्या कह रहा है कि सतत विकास लक्ष्य 1, कोई गरीबी नहीं, गरीब को हर जगह और उसके सभी स्वरूपों में समाप्त होना है। मतलब इसमें जो है गरीबी को ख़त्म करने का बात किया जा रहा है। तो सतत विकास लक्ष्य 1 का उद्देश्य गरीबी को हर रूप में और हर स्थान से समाप्त करना है। इसका उद्देश्य क्या है? जो सतत विकास लक्ष्य 1 है, इसका उद्देश्य गरीबी को हर जगह से समाप्त करना है। यह लक्ष्य सुनिश्चित करता है कि सभी लोगों को बुनियादी आवश्यकताएं जैसे भोजन, आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो। इसके अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, रोजगार के अवसर और आर्थिक संसाधनों तक समान पहुंच को बढ़ावा दिया जाता है। विशेष रूप से कमजोर और वंचित वर्गों पर ध्यान दिया जाता है। गरीबी उन्मूलन से सामाजिक समानता और जीवन स्तर में सुधार संभव होता है। अतः यह लक्ष्य सतत विकास की नींव है और समग्र मानव कल्याण के लिए बहुत आवश्यक है। उसके बाद अगला है हमारा पर्यावरणीय न्याय और आदिवासियों के अधिकारों के बीच संबंध। तो इसमें हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? जो पर्यावरणीय न्याय है और जो आदिवासियों के अधिकार है उनके बीच क्या संबंध है। पर्यावरणीय न्याय और आदिवासियों के अधिकार आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। आदिवासी समुदाय प्रकृति के साथ संतुलित जीवन जीते हैं और जंगल, जल तथा भूमि पर निर्भर रहते हैं, लेकिन विकास परियोजनाओं, खनन और औद्योगिकरण के कारण उन्हें विस्थापन और पर्यावरणीय क्षति का सामना करना पड़ता है। पर्यावरणीय न्याय यह सुनिश्चित करता है कि आदिवासियों के संसाधन, संस्कृति और जीवन शैली की रक्षा हो। तो जो हमारा पर्यावरणीय न्याय है ये सुनिश्चित करता है कि आदिवासियों के जो संसाधन, संस्कृति और उनकी जीवन शैली है उनका रक्षा हो।
इसमें उनकी भूमि पर अधिकार, निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी और समान न्याय शामिल है। इसी प्रकार पर्यावरणीय न्याय आदिवासी समुदाय के अधिकारों की सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज सतत विकास में निगमों की भूमिका। तो इसके बारे में हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था, और अगर आपको फिर से पढ़ना हो तो आप वीडियो को स्टॉप करके इसे फिर से पढ़ लें। और हम आगे बढ़ते हैं। तो अगला है सतत विकास लक्ष्य 1 से 3। तो ये क्या है, इसके बारे में जानते हैं। सतत विकास लक्ष्य 1, 2 और 3 मानव कल्याण के मूल अधिकार हैं, जिसमें से जो पहला है हमारा लक्ष्य 1, कोई गरीबी नहीं। इसका उद्देश्य सभी प्रकार की गरीबी को समाप्त करना है। तो सतत विकास का जो लक्ष्य 1 है, इसका उद्देश्य है कि जो जितना भी गरीबी है, जैसा भी है, सबको समाप्त करना है। दूसरा लक्ष्य 2 मतलब शून्य भूख। खाद्य पदार्थ मतलब खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कर कुपोषण को खत्म करने और सतत कृषि को बढ़ावा देता है। उसके बाद जो सतत विकास का लक्ष्य 2 है, यह खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करके जो कुपोषण है उसको ख़त्म करने और कृषि को बढ़ावा देने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वहीं जो हमारा तीसरा लक्ष्य है अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण का, तो सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए स्वस्थ जीवन और गुणवत्तापूर्ण स्वस्थ सेवाएं सुनिश्चित करता है। ये क्या करता है कि लोगों का जो स्वास्थ्य और कल्याण है उस पर दृष्टिकोण डालता है अपना, कि सभी चीज़ें वो सही तरीके से हो, सभी को एक समान स्वस्थ जीवन जीने का मौका मिले और सभी प्रकार की जो सेवाएं हैं वो उन्हें प्राप्त हो। ये तीनों लक्ष्य आपस में जुड़े हैं और मानव जीवन स्तर को सुधारने, समानता बढ़ाने तथा सतत विकास को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब हम अगला देखते हैं। तो अगला टॉपिक है हमारा सतत विकास लक्ष्य 12 से 15। तो सतत विकास लक्ष्य 12 से 15 पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग पर केंद्रित है। तो जो सतत विकास का लक्ष्य 12 और 15 है, ये पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन के सतत उपयोग पर केंद्रित है, उस पर आधारित है। सतत विकास लक्ष्य 12 से 15 पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग पर केंद्रित है। लक्ष्य 12 जिम्मेदार उपभोग और उत्पादन संसाधनों के संतुलित उपयोग और अपशिष्ट में कमी को बढ़ावा देता है। और जो लक्ष्य 13 है वो जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए त्वरित कदम उठाने पर जोर देता है। और जो लक्ष्य 14 है समुद्री संसाधनों और जैव विविधता की रक्षा करता है। और लक्ष्य 15 वन, भूमि और वन्य जीवों के संरक्षण पर केंद्रित है। उसके बाद जो लक्ष्य 15 है वो वन, भूमि और वन्य जीवों के संरक्षण पर केंद्रित है। तो ये लक्ष्य पृथ्वी के पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने के लिए अत्यंत आवश्यक है। उसके बाद है हमारा लास्ट टॉपिक, जो है खाद्य सुरक्षा। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। तो खाद्य सुरक्षा का अर्थ है कि सभी लोगों को हर समय पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन उपलब्ध हो, जिससे वे स्वस्थ जीवन जी सके। तो खाद्य सुरक्षा का क्या अर्थ है कि जितने भी लोग हैं सबको टाइम पे और पर्याप्त, सुरक्षित, पौष्टिक भोजन उनको मिले, जिससे वो एक अपना हेल्दी लाइफ जी सके। यह केवल भोजन की उपलब्धता ही नहीं बल्कि उसकी पहुंच, गुणवत्ता और स्थिरता पर भी आधारित है। खाद्य सुरक्षा के 3 मुख्य तत्व हैं। तो खाद्य सुरक्षा के कितने मुख्य तत्व हैं? 3। उपलब्धता, पहुंच और उपयोग। गरीबी, बेरोजगारी, जलवायु परिवर्तन और कृषि उत्पादन में कमी इसके प्रमुख अवरोध हैं। इसके लिए सतत कृषि, उचित वितरण प्रणाली और सरकारी योजनाएं आवश्यक है। तो खाद्य सुरक्षा से कुपोषण कम होता है और समाज के समग्र विकास में सहायता मिलती है। तो हमारे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर टॉपिक थे वो सब ख़त्म हुए। आई होप आप लोगों को
सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप लोगों को ये PDF परचेज़ करना हो तो आप हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन से वहाँ पे हमने कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट करके हमसे बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में ये PDF परचेज़ कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को और भी बेटर बना सकते हैं।